दोस्तों अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ सैलरी। सैलरी आपको पता है कि जब आप कहीं भी जॉब करते हैं तो आपको सैलरी दी जाती है। सैलरी में आपके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, ये सारे कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सैलरी, इसके हम बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या है। अंडर हेड सैलरी देयर आर थ्री सेक्शंस। कौन कौन सेक्शंस हैं आपके? सेक्शन 15, 16 एंड 17। 15 क्या कहता है? बेसिक ऑफ चार्ज बताता है, किस पे कब लगेगा सैलरी पे टैक्स। और 16 डिडक्शन बताता है क्या क्या चीज आपको माइनस कर देना है। एंड 17 परक्विजिट्स, मतलब आपको जो बेनिफिट दिए जाते हैं एज ए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, वो कैसे टैक्स होगा उसके बारे में सेक्शन 17 करते हैं। तो यहाँ पे 3 सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी आती है, सेक्शन 15, 16, 17, 15, 16, 17। ये क्या होना चाहिए? बेसिक कंसेप्ट क्या है इसके? देयर शुड बी रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का होना चाहिए, जो कि टैक्स पेयर और टैक्स पेई हों। इट डज नॉट मैटर वेदर द एम्प्लॉय इज फुल टाइम पार्ट टाइम एम्प्लॉइज, चाहे आपका पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो फिर ये उसी के तहत टैक्स होगा, सैलरी के अंदर टैक्स होगा। सैलरी कैन बी फ्रॉम प्रेजेंट फॉर्मर और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, चाहे आपके करंट का हो, पीछे से कभी आया हो, या आने वाले एम्प्लॉयर के थ्रू एडवांस मिल गया हो, तो आपको एडवांस भी हो एरियर भी हो, करंट का तो टैक्सेबल होगा ही होगा, यानी कि पास्ट का जो एरियर आएगा वो भी टैक्सेबल होगा। अगर एडवांस लिए हैं तो भी टैक्सेबल होगा। तो ये आपके यहाँ पे क्लियर हो गया। रेमुनरेशन शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ सर्विस, नॉट कंट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ये रेमुनरेशन कंट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, ठीक है। Partners remuneration from forms salary received from the members of parliament, not tax on salary, relationship employee employee does not exist। यहाँ पार्लियामेंट से अगर आपको सैलरी मिलता है, जैसे आपके एमएलए हैं, एमपी हैं, तो वहाँ से अगर कोई सैलरी मिलता है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता है। या पार्टनर से कोई अगर पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कोई पार्टनर है, वहाँ से सैलरी मिलता है तो सैलरी के हेड में वो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। Foregoing of salary is fully taxable and surrender the salary is not a taxable। फॉर गोइंग सैलरी इज फुली टैक्स, चाहे आपको छोड़ दिया हो तो भी टैक्सेबल होगा। सरेंडर करते हैं सैलरी तो आपको टैक्सेबल नहीं है। यहाँ बेसिक कंसेप्ट बताए जा रहे हैं। अब देखिए, कंपोनेंट सैलरी क्या होगा? सैलरी होगा, अलाउंसेस मिलेगा और परक्यूजिट्स मिलेंगे। वो सारे तीनों जोड़ने के बाद जो आता है वो ग्रॉस सैलरी होता है। सेक्शन 17 में जो परक्यूजिट्स होता है वो आपने ऊपर जोड़ दिया। डिडक्शन सेक्शन 16 में आता है, वो आप माइनस करेंगे। 16 IA में स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, वो माइनस करेंगे। 2 में आपको इंटरटेनमेंट डिडक्शन होता है एंड 3 में प्रोफेशनल टैक्स होता है। तो ये जहाँ जैसे एप्लीकेबल है उसके अनुसार से हम डिडक्शन देते हैं, फिर ये इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाता है। अब एक कंसेप्ट है 9 सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 है प्लेस ऑफ एक्रूवल। इसका मतलब हो गया कि प्लेस ऑफ एक्रूवल क्या है, ये चीज आपका एक्रूवल को समझने के लिए फिर से हम देखते हैं। चलिए चलिए शुरू करते हैं। ये आपका प्लेस ऑफ एक्रूवल, प्लेस वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड, जहां आप सर्विस दे रहे हैं उसको हम प्लेस ऑफ एक्रू बोलते हैं। इफ सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, अगर सर्विस इंडिया में दिया जाता है तो एक्रू इन इंडिया मानेंगे। इवन पेड आउटसाइड इंडिया, अगर आप सर्विस यहाँ दे रहे हैं तो आपको एक्रू इन इंडिया मानेंगे और टैक्स यहाँ लगेगा, चाहे पेमेंट बाहर किसी बैंक से हो रहे हो।
Pension levied salary approved is deemed as accrue in India if paid in respect of service rendered in India. Paid कहीं भी हो, अगर accrue and अगर आप service rendered in India है तो आपको इंडिया मानेंगे. Salary by Indian government to the Indian national always accrue in India. अगर इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है तो वो हमेशा इंडिया में ही मानेंगे. ठीक है, ये मोटा मोटी इस कंसेप्ट को समझाना चाहूँगा. सेक्शन 17(3) प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी होता है. टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी में ही टैक्सेबल होता है. ये क्या है ये समझते हैं हम. कंपेंसेशन ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. जब आपको वीआरएस होता है, सुना आपने, तो वीआरएस में जो अमाउंट मिलते हैं वो भी कहाँ होगा, इसी में टैक्सेबल होता है. कंपोनेंट ऑन अक्रू ऑफ द मॉडिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी अगर होता है ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट्स एंड चार्जेबल अंडर हेड सैलरी होता है. पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड और अदर फंड, अगर प्रोविडेंट फंड से कोई मिलता है पैसा तो ड्यू टू रिसीव्ड ऑन द एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉय फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड और अदर फंड अदर देन, अगर इसके अलावा है, ग्रेचुटी हो गया, प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, एनी हाउस रेंट अलाउंसेस to the extent it does not consider the employee's contribution or interest of such. ठीक है, की मैं इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो ये सारा यहाँ पे लमसम सैलरी पेमेंट अदरवाइज कुछ ही तरह से मिल रहा है तो वो यहाँ पे ही टैक्सेबल होगा. इसको प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मानते हैं और फिर यहाँ पे ये टैक्सेबल होता है. इस तरह से हम बेसिक आपके फंडा यहाँ पे समझ गए. अब नेक्स्ट हम लेंगे क्लासेस सैलरी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ सैलरी, वेरियस रिटायरमेंट बेनिफिट, जो बेनिफिट्स हैं जो एक्चुअल में सैलरी के होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो अब आप नेक्स्ट वीडियो के पे जाएंगे तो आपको आगे के जो सैलरी के बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे. थैंक यू.